हेलो, माय सेल्फ पंकज पामिया एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीके साइंस क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि चतुष्फल की रिक्तियों और अष्टफल की रिक्तियों को कैसे भरा जाता है। उसके अलावा हमारा दूसरा टॉपिक इसमें रहेगा कि संकुलन दक्षता क्या होती है और अलग अलग एक एक कोशिकाओं की जो संकुलन दक्षता होती है वो क्या होती है। ठीक, तो हमारा जो पहला टॉपिक है कि जो हमारे पास दो रिक्तियाँ होती है, एक तो होती है चतुष्फल की रिक्ति और दूसरी होती है अष्टफल की रिक्ति। इनको कैसे भरा जाता है, तो पहले हम बात करेंगे चतुष्फल की रिक्ति को कैसे भरा जाता है। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हमने चतुष्फल की रिक्ति के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास चतुष्फल की रिक्ति क्या होती है कि अगर हमारे पास, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास जो त्रिविमीय निविड़ संकुलन है जिसमें हम षटफलकीय जो हमारे पास परतें होती है उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है, तो जो चित्र होते हैं उनको दूसरी परत के द्वारा भरा जाता था। तब हमारे पास तीन गोले निचली परत के और एक गोला ऊपरी परत का, तो हमारे पास ये जो रिक्ति उत्पन्न होती थी इसे हम चतुष्फलकीय रिक्ति यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते थे। ठीक, तो आज हम देखेंगे कि इस रिक्ति को कैसे भरा जाता है। क्लियर, तो जैसे हमारे पास दो परतें पहले से मौजूद हैं, अगर जैसे मान लेते हैं हम नीचे वाली परत को अगर ए मान लेते हैं जहाँ पर हमारे पास तीन गोले हैं, उसके ऊपर हमने जो दूसरी परत रखी है वो कुछ इस प्रकार से, जैसे एक ही गोला है उसके आसपास में बहुत सारे गोले भी होंगे, उसके ऊपर पुनः अगर हम ए परत को रख देते हैं, यानी जैसी परत पहले थी वैसी की वैसी परत भर देते हैं, उसी के ऊपर रख देते हैं, तो इस प्रकार से चतुष्फल की रिक्ति को भरा जा सकता है। तो इस प्रक्रम में हम देखेंगे हमारे पास जो संरचनाओं की परत है वो उनका क्रम कुछ ऐसा रहेगा ए बी ए बी और इस क्रम में आगे बढ़ता रहेगा। तो ये जो हमारे पास संरचना प्राप्त होगी चतुष्फल की रिक्ति को भरने के द्वारा जो हमें संरचना प्राप्त होगी उसे हम कहेंगे HCP, यानी ये हमारी कहलाएगी षटफलकीय निविड़ संकुलन संरचना। ये इसे हम HCP कहेंगे। ठीक, ये हमारी होगी षटफलकीय घनीय संरचना या घनीय संकुलन। क्लियर, दूसरा हमारा रहेगा कि हम अष्टफल की रिक्तियों को कैसे भर सकते हैं। तो सेकंड हमारा टॉपिक है अष्टफल की रिक्तियों को भरना। ठीक, तो जैसा कि हमने पहले पिछले वाले वीडियो के अंदर जब डिस्कस किया था कि त्रिविमीय संरचना के अंदर षटफल की रिक्तियों में एक तो हमें चतुष्फल की रिक्ति प्राप्त होती है, उसके नीचे वाली परत में हमें अष्टफल की रिक्तियां प्राप्त होती है। तो अष्टफल की रिक्तियों का प्रक्रम कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास तीन गोले निचली परत के होते हैं, उसके ऊपर जो दूसरी परत रखते हैं वो कुछ इस प्रकार से होती है कि वो नीचे वाली रिक्ति को नहीं भर पाती, तो ये हमारी उत्पन्न होने वाली रिक्ति को हम कहते थे अष्टफल की रिक्ति। अब इसके ऊपर हम तीसरी परत को रखेंगे तो इस रिक्ति को भरा जा सकता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम इसकी बात करें कि हमारे पास कुछ इस तरीके से तीन गोलों से निर्मित एक पहली परत है, उसके ऊपर हमने दूसरी परत कुछ इस प्रकार से रखी है। ठीक, ये हमारा प्रोसेस है ए, ये हमारी परत है बी। अब तीसरी जो परत है वो कुछ अलग प्रकार से हम रखें। क्लियर, तो तीसरी परत को हम सी कह सकते हैं। तो ये हमारी परत कुछ अलग तरीके से अगर होती है, जैसे ये मान लेते हैं हमारी परत है तीसरी, तो हमारे पास कुछ संरचनाओं का क्रम रहेगा ए बी सी। क्लियर, तो वापस देख लेते हैं। हमारे पास पहली परत थी, उसमें तीन गोले थे और उसके ऊपर जैसे हमने दूसरी पंक्ति रखी तो हमारे पास ये जो रिक्ति प्राप्त हुई अष्टफल की रिक्ति प्राप्त हुई। अब इस अष्टफल की रिक्ति के ऊपर हमने ए और बी से इतर अलग कोई तीसरी परत अलग से रख दी है, तो हमें जो संरचना का क्रम प्राप्त होता है ए बी सी, इस संरचना को हम कहते हैं CCP। ये
इस संरचना को हम कहते हैं CCP, जिसे हम कहते हैं धनीय निविड़ संकुलन। ये तो इस दो तरीके से हम रिक्तियों को भर सकते हैं। पहला है चतुष्फलकीय रिक्ति, जिसे हम भरेंगे तो हम अगर समान क्रम से भरते हैं तो वो षटफल के निविड़ संकुलन घनीय संकुलन कहलाएगा, और ये हमारा कहलाएगा धनीय निविड़ संकुलन। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास HCP जो संरचना प्राप्त हुई, ये हमारी जो CCP संरचना प्राप्त हुई, ये एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे पास जो एक एक कोशिका होती है फलक केंद्रित एक एक कोशिका, उसी का एक रूप है। यानी हम कह सकते हैं CCP या फिर HCP या फिर FCC, जिसे हम कह सकते हैं फलक केंद्रित एक एक कोशिका। तो ये जो तीनों हैं वो एक ही प्रकार है। ठीक। तो अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि संकुलन दक्षता क्या होती है। संकुलन क्षमता, संकुलन दक्षता, या फिर हम कह सकते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। इसे हम एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे आसपास में, जैसे हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, अगर हमारे पास गिलास आधा भरा हुआ है तो हम उसे एक जनरली मैथमेटिक लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इस गिलास के अंदर 50% पानी भरा हुआ है। कुछ इसी प्रकार से हमारे पास जो एक एक कोशिकाएं होती है या फिर जो क्रिस्टल जालक होता है, तो उस क्रिस्टल जालक एक एक कोशिका के अंदर जो अवयवी कण है उनके द्वारा कुछ स्थान ग्रहण कर लिया जाता है। इसी ग्रहण किए गए स्थान को हम उसकी संकुलन दक्षता कहते हैं। यानी संकुलन दक्षता को हम कह सकते हैं कि किसी क्रिस्टल जालक में उसके अवयवी कणों के द्वारा धारित क्षेत्रफल, धारित प्रतिशत क्षेत्रफल उसकी संकुलन दक्षता कहलाती है। ठीक। तो ये होती है हमारी संकुलन दक्षता। अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करें, सूत्र की बात करें, तो संकुलन दक्षता का जो सूत्र होता है, अब यहाँ पर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट आएंगे। तो एक तो होगा हमारे पास कि उस एक एक कोशिका के अंदर जितने अवयवी कण हैं, एक तो उन सबका आयतन निकाल देते हैं, एक हमारे पास जो एक एक कोशिका है उसका आयतन निकाल देते हैं, और उन दोनों के द्वारा हम उसकी संकुलन दक्षता की गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर तो हमारा रहेगा कि एक एक कोशिका में अवयवी कणों का आयतन, और नीचे रहेगा कि एक एक कोशिका का आयतन। इनटू 100। क्लियर। तो ये होता है हमारे संकुलन दक्षता का सूत्र। ठीक। तो हमारे पास एक एक कोशिका की बात करें, हमारे पास नॉर्मली वैसे तो 4 एक एक कोशिका हमने पढ़ी है, लेकिन यहाँ पर हम 3 एक एक कोशिकाओं की संकुलन दक्षता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फलक केंद्रित एक एक कोशिका से। ठीक। तो सबसे पहले हम गणना करेंगे फलक केंद्रित एक एक कोशिका की संकुलन दक्षता क्या होती है, उसकी गणना कैसे की जाती है, रचना भी कह सकते हैं। तो पहली बात कि हमारे फलक केंद्रित एक एक कोशिका कैसी होती है, तो यहाँ पर एक मैं नॉर्मल सा स्ट्रक्चर बना देता हूँ। कि अगर हमारे पास एक एक कोशिका में अवयवी कण कोनों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं, तो वो हमारी फलक केंद्रित एक एक कोशिका होती है। तो यहाँ पर एक मैं मेजर स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक गोला यहाँ पर है, ठीक है, एक गोला यहाँ बीचों बीच होगा और एक गोला इस कोने पर होगा। तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से एक संरचना आएगी। तो ऐसा हर परत पे होगा, ऐसा इस परत में भी होगा, इस परत में होगा। जो 6 फलक है सभी फलकों पर कुछ ऐसा ही होगा। तो मान लेते हैं कि इस एक एक कोशिका की जो भुजा है वो हमारे पास ए है, तथा ये जो अवयवी कण है, जैसे ये फलक के केंद्र के बीच में ये दोनों कोने पर है, तो इनकी कुछ त्रिज्या होगी। मान लेते हैं हमारे पास इनकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो यहाँ पर ये पूरा गोला है, तो यहाँ पर इसकी 2 त्रिज्याएं काउंट होगी, r एंड सेकेंड r। ठीक। यहाँ पर एक और r काउंट होगी। मैं इस पॉइंट को O मान लेता हूँ, इस पॉइंट को A मान लेते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है जो हमारी इस संकुलन दक्षता की गणना में आवश्यक रूप से काम आएगी। पहली बात कि हमारे पास फलक केंद्रित एक एक कोशिका में प्रभावी कण कितने होते हैं।
तो इसकी गणना मैंने पिछले वीडियो में आपको करवा दी थी। अगर आपको नहीं ध्यान है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लगभग समझ में आ जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर 8 कोने हैं और 8 कोनों पर एक एक कण उपस्थित होता है, जिनका अवयवी जिनका इस एक एक कोष्ठिका के अंदर भाग होता है 1/8। तो कोने हमारे पास होते हैं 8 और प्रत्येक का भाग होता है 1/8। तो हमारे पास एक प्रभावी कण के रूप में इस एक एक कोष्ठिका के अंदर काउंट होगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास एक फलक पर जो अवयवी कण होता है उसका 1/2 भाग उस एक एक कोष्ठिका के अंदर काउंट होता है, आधा भाग बाहर वाली यानी पास वाली कोष्ठिका के अंदर काउंट होता है। तो ऐसे हमारे पास फलक होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 फलक, प्रत्येक पर 1/2 भाग, तो हमारे पास प्रभावी कण आ जाते हैं 3। क्लियर। और इस प्रकार से अगर हम कुल कणों की संख्या देखें, कुल कण, तो हमारे पास 4 कण उपलब्ध होते हैं, यानी फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका के अंदर मूलतः 4 अवयवी कण उपस्थित होंगे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हम इसकी संकुलन दक्षता कैसे निकालेंगे। तो जैसा कि हमारे पास सूत्र है कि एक एक कोष्ठिका में अवयवी कणों का आयतन, क्लियर, और एक एक कोष्ठिका का आयतन, तो हम दोनों निकालेंगे तो हमारे पास संकुलन दक्षता हो जाएगी। देखेंगे एक एक कोष्ठिका में अवयवी कणों का आयतन। तो हमारे पास 4 अवयवी कण है, तो हमारे पास 4 अवयवी कण है। ऊपर हमें अवयवी कणों का आयतन निकालना, तो 4 अवयवी कण, अब हम एक कण का आयतन निकालते हैं उसको 4 से गुणा करेंगे, तो ये हमने 4 गुणा में लिख दिया एक अवयवी कण का आयतन। यहाँ पर जो हमारे पास अवयवी कण है वो गोलाकार है और प्रत्येक गोले का आयतन हमने पहले पढ़ रखा है कि 4/3 पाई r क्यूब होता है। ठीक, यहाँ पर ये आपको आवश्यक रूप से लिखना पड़ेगा स्टार्टिंग में कि माना अवयवी कण की त्रिज्या, अवयवी कण की त्रिज्या वो हमने मान ली है स्मॉल r है, तथा एक एक कोष्ठिका की भुजा, एक एक कोष्ठिका की भुजा वो हमारे पास रहेगी स्मॉल a। ठीक, तो ये तो हो गया हमारे पास एक अवयवी कण का आयतन जिसकी त्रिज्या r है। तो एक गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यूब एंड 4 गोले है तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब। और नीचे हम बात करेंगे फलक केंद्रित एक एक कोष्ठिका का आयतन, यानी एक एक कोष्ठिका हमारे पास घनाकार है, प्रत्येक की भुजा a है। तो चूंकि घन का आयतन a क्यूब होता है तो हम यहाँ पर लगाएंगे a क्यूब और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। क्लियर। अब बात करते हैं, ऊपर r है नीचे a है, क्या r और a में रिलेशन होगा। तो यहाँ पर हम इसके रिलेशन की गणना करते हैं, यानी r व a में संबंध। ठीक, तो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपके पास ओ ए, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी, तो ये आपके पास 90 डिग्री का कोण। ठीक, अगर संरचना नहीं समझ में आती आप देख सकते हो कि हमारे पास कुछ इस तरीके की संज्ञा ओ बी ए, ओ बी ए, और यहाँ पर हमारे पास है ये 90 डिग्री का कोण, ये भुजा है ए, तो ये भुजा भी हमारे पास ए, क्योंकि घन की प्रत्येक भुजा होती है समान। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहे ओ ए को, तो हमें पता है कि ये जो ओ ए होगा, ओ ए कर्ण स्क्वायर और ये हमारे आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर, तो ये हमारे पास आधार स्क्वायर में ए स्क्वायर और लंब स्क्वायर में ए स्क्वायर, तो ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2a स्क्वायर और ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा √2a स्क्वायर। ठीक, अगर हम ओ बी की बात करें, इस ओबी की, तो इस ओबी में हमारे पास त्रिज्या के रूप में 1r 2r 3r और 4r है, तो ओबी की जगह हम लिख सकते हैं 4r। ठीक, और 2 का रूट नहीं निकलता तो 2√2 और a स्क्वायर का √a। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारे पास a के रूप में हो जाएगा 4r/√2। क्लियर, इसमें ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, इस प्रकार से हमारे पास हो जाएगा a = 4r/√2। ठीक, इसे हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास a आ जाएगा 2√2r। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ की। ठीक, तो यहाँ पर हम इसकी गणना करते हैं, तो 4 × 4 हो जाएगा हमारे पास 16 और नीचे रहेगा 3, ऊपर हमारे पास रहेगा पाई r क्यूब, a की जगह हमारे पास आ जाएगा 2√2
और आर, और इसका हमें निकालना है क्यू। ठीक, और ये भी हमारे पास क्यू। बाकी की गणना हम यहाँ ऊपर करते हैं। तो मैं इस वाले क्वेश्चन को मिटा देता हूँ। तो हम इसकी गणना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16/3 और ऊपर रहेगा पाई आर क्यूब और नीचे आ जाएगा 16√2 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, तो हमारे पास रहेगा 1/3√2। ऊपर है हमारे पास पाई और सॉरी मल्टीप्लाई में 100 हो रहा है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में रहेगा 100। ठीक, तो ये हमारे पास रहेगा 100 और जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो लगभग आएगा 74%। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फलक केंद्रित एकी कोष्ठिका जो होती है उनकी संकुलन दक्षता होती है 74%। क्लियर? तो आगे की जो एकी कोष्ठिका है उनकी गणना हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।